हेलो स्टूडेंट्स, मैं देशमुख सिंह बीएससी पार्ट सेकंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लास में आज हम डिस्कस कर रहे हैं एक नए टॉपिक के बारे में जिसका नाम है उपसंयोजक यौगिकों का नामकरण। लास्ट वीडियोज में भी हमने उपसंयोजक यौगिकों के आईयूपीएसी नामकरण की बात की थी और हमने वहां यह देखा था कि किसी भी उपसंयोजक यौगिक का सूत्र हम किस तरीके से लिखते हैं, उसका सूत्र के आधार पर हम नाम किस तरीके से लिखते हैं उसकी बात हमने कर ली थी। दूसरा जो प्रकार है हमारा उपसंयोजक यौगिकों के आईयूपीएसी नामकरण का, वो है नाम के आधार पर सूत्र लिखना। पहले वीडियो में हम बात कर चुके हैं सूत्र के आधार पर नाम लिखने की। वहां मैंने आपको जो नियम बताए थे उनके आधार पर मैंने कुछ एग्जाम्पल से आपको किस तरीके से किसी भी उपसंयोजक यौगिक का सूत्र के आधार पर नाम लिखा जाता है उसकी चर्चा की थी। आज हम इस टॉपिक पर बात कर रहे हैं कि किसी भी उपसंयोजक यौगिक का यदि आपको नाम दिया हुआ है तो उसका सूत्र किस प्रकार लिखा जाता है। जिस प्रकार किसी भी उपसंयोजक यौगिक के सूत्र से नाम लिखने के कुछ नियम थे, उसी प्रकार उपसंयोजक यौगिक के नाम के आधार पर सूत्र लिखने के भी नियम हैं जो कि मैंने आपको यहां लिख रखे हैं। तो आइए नियमों को समझने का प्रयास करते हैं। हमारा पहला नियम यह है, जब आपको नाम के आधार पर किसी भी उपसंयोजक यौगिक को सूत्र उपसंयोजक यौगिक के नामकरण में सूत्र लिखने की आवश्यकता होती है तो पहला नियम यह होता है कि कोई जो भी आपको संकुल यौगिक का नाम दिया गया है उस संकुल यौगिक में आपको धनायन और ऋणायन को छांटना होता है। पहले हम धनायन का नाम लिखते हैं, उसके बाद हम ऋणायन का नाम लिखते हैं। ठीक है, जैसे कि हम कोई भी साधारण आयन होता है तो साधारण आयन में भी हम यही काम करते हैं, पहले धनायन का नाम लिखा जाता है और फिर ऋणायन का नाम लिखा जाता है। उसी प्रकार किसी भी उपसंयोजक यौगिक का नाम के आधार पर सूत्र लिखने पर भी पहले आपको नाम में यह देखना पड़ेगा कि इसका धनायन भाग कौन सा है और ऋणायन भाग कौन सा है। धनायन भाग सरल भी हो सकता है, संकुल भी हो सकता है। ऋणायन भाग सरल आयन भी हो सकता है और संकुल आयन भी हो सकता है। यह आपका रूल नंबर 2 कह रहा है कि सरल आयन चाहे वो धनायन है या वो ऋणायन है का नाम साधारण लवण से प्राप्त आयन की तरह लिखा जाता है। जैसे आपके पास कोई भी एक उपसंयोजक यौगिक का नाम आ गया, उसका आपको सूत्र लिखना है। पहले आप नाम में यह देखोगे कि इसका धनायन भाग कौन सा है और ऋणायन भाग कौन सा है। 2 भागों में डिवाइड हो जाएगा। धनायन भाग जैसा भी हो, चाहे वो सरल है या संकुल है, उसका नाम हम पहले लिखेंगे। और जो सरल आयन होता है उसका नामकरण करने के लिए हम कैसे नाम लिखते हैं, जैसे कि कोई साधारण आयन का नाम लिखते हैं उसी प्रकार से हम उसका नाम लिखते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं चाहे वो सरल आयन कोई धनायन हो या ऋणायन हो, उसका नाम हम सामान्य जैसे साधारण आयन होता है, साधारण लवण होता है, उससे प्राप्त आयन की तरह ही हम उसको लिखते हैं। तीसरा जो है वो हम देखते हैं कि मान लीजिए एक बात हो गई हमारी साधारण आयन की, दूसरी बात होती है हमारे पास संकुल आयन की। तो संकुल आयन का नामकरण हम कैसे करेंगे, जो रूल नंबर 3 यहां पर लिखा हुआ है कि संकुल आयन का जब हमको सूत्र लिखना है तो पहले हम सूत्र जो आपको नाम दिया हुआ होगा उस नाम में पहले लिगेंडों का नाम लिखा हुआ होगा, उसके बाद लास्ट में धातु आयन का नाम लिखा होता है। तो संकुल आयन का नामकरण करते समय या संकुल आयन का सूत्र लिखते समय आपको पहले धातु का नाम लिखना है, उसके बाद लिगेंडों का नाम लिखना है। इसका मतलब जैसे आपको नाम लिख करके दिया हुआ है उसका ठीक विपरीत आपको करना है, क्योंकि हम ये जानते हैं कि जब भी किसी भी संकुल यौगिक का नाम होता है तो पहले हम लिगेंडों का नाम लिखते हैं, उसके बाद धातु आयन का नाम लिखते हैं। चूंकि हम यहां पर नाम के आधार पर सूत्र लिख रहे हैं तो पहले लिगेंड का नाम जो उसमें लिखा गया है वो बाद में लिखा जाएगा, पहले धातु का नाम लिखा जाएगा। तो यही मैंने लिखा है, संकुल आयन का सूत्र लिखते समय पहले धातु आयन, पहले आप किसका नाम लिखेंगे, धातु आयन, और उसके पश्चात किसका नाम लिखेंगे, लिगेंडों का नाम से मतलब है उनका सूत्र लिखेंगे। ठीक है, अगला नियम है कि लिगेंडों का जब आप सूत्र लिखेंगे तो लिगेंडों का सूत्र लिखते समय आपको यह ध्यान रखना है कि उस लिगेंड में दाता परमाणु कौन सा है, उस दाता परमाणु के आधार पर उनको अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। जैसे मान लीजिए आपके पास 2 लिगेंड है, एक Cl है और एक NH3 है, तो इसमें से पहले कौन सा
लिगेंड सूत्र में लिखा जाएगा, Cl लिखा जाएगा, नाम में तो दिया हुआ होगा आपको, एमिनो भी दिया हुआ होगा और एमीन भी दिया होगा और क्लोराइडो भी दिया होगा। इनमें से पहले धातु परमाणु के साथ कौन सा लिगेंड पहले लिखा जाएगा वो इस बात पर निर्भर करता है कि दाता परमाणु इनमें कौन सा है और उसे अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर आपको व्यवस्थित करना है। दैट मीन Cl में दाता परमाणु ये होगा और NH3 में दाता परमाणु नाइट्रोजन होगा, तो Cl में C पहले आ रहा है, N बाद में आ रहा है, तो Cl को पहले प्रायोरिटी मिलेगी, NH3 को बाद में प्रायोरिटी मिलेगी। तो इस तरीके से जब भी हम संकुल आयन में, संकुल आयन का जब हम सूत्र लिख रहे होते हैं तो पहले आपको धातु आयन का नाम लिखा जाता है। धातु आयन का सूत्र जो भी प्रतीक है वो लिखने के बाद हम लिगेंडों को देखते हैं। लिगेंडों में दाता परमाणु को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित करते हुए हम लिखते हैं। उससे भी एक खास बड़ी बात यह है जो अगले रूल में है, रूल नंबर 5, दाता परमाणु को पहले लिखा जाता है। इसका मतलब कहीं आप लिख रहे हो कि H2O का होल 5, ऐसे ना लिखें आप लिखें OH2 का होल 5। इस बात का ध्यान रखें, जिस दाता परमाणु के साथ कोई भी लिगेंड होगा उस लिगेंड में दाता परमाणु होगा, वह दाता परमाणु धातु के साथ बंध बना रहा होगा, तो जो दाता परमाणु धातु के साथ बंध बना रहा होता है उस दाता परमाणु को पहले लिखा जाता है। यह ज्यादा सही है इसके कंपैरिजन में, और उससे आसानी से आप क्रम भी निर्धारित कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी कहा कि मान लीजिए एक Cl है, एक NH3 है और एक OH2 है, तो यहां पर क्रम क्या होगा, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में Cl पहले आएगा, पहले हम Cl को लिखेंगे, जितने जुड़े हुए होंगे नाम में जितने दे रखे होंगे, मोनो है, डाई है, ट्राई है, उसके बाद N का नंबर आएगा तो एमीन को लिखेंगे और उसके बाद एक्वा लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि C पहले आएगा, N बाद में आएगा और उसके बाद O आएगा, ठीक है। तो अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में हम लिखते हैं। तो इन दोनों नियमों को खास तौर पर आप देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट नियम है। अगर हम बात करें कि ये तो बात हो गई संकुल आयन का सूत्र हमको किस तरीके से लिखना है, पहले धातु का नाम लिखना है, धातु का प्रतीक लिखना है और फिर उसका लिगेंडों का लिखना है, और लिगेंडों को लिखने के लिए आपको दाता परमाणु को पहले उन लिगेंडों में लिखना है और फिर उसको अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित करना है। फिर इस पूरे संकुल आयन जो कि आपने नाम के आधार पर सूत्र के रूप में लिखा है, चाहे वो धनायन है चाहे वो ऋणायन है, उसको एक वर्गाकार कोष्ठक में बंद कर दिया जाता है। ये आप सभी जानते हैं कि हम जो भी पार्ट होता है उसको, जैसे ये संकुल है आपका, तो ये जो हमारा समन्वय मंडल होता है, इस समन्वय मंडल के अंदर हम संकुल आयन को रखते हैं, चाहे वो धनायन है चाहे वो ऋणायन है, ठीक है। अब धातु के ऑक्सीकरण अवस्था का हम यहां पर वर्णन नहीं करते हैं, जबकि हम सूत्र के आधार पर जब नाम लिख रहे थे तो वहां पर धातु के ऑक्सीकरण अवस्था को हमने रोमन अंक में लिखा था। यहां पर आपको ऑक्सीकरण अवस्था का वर्णन नहीं करना है। जब भी आप नाम के आधार पर सूत्र लिख रहे होते हैं, आपको नाम में ही उस धातु की ऑक्सीकरण अवस्था रोमन में पहले से दी हुई रहती है, ठीक है। अगले नियम की बात करते हैं। तो अब ये इंपॉर्टेंट नियम है, रूल नंबर 8, कि संकुल आयन पर आवेश की गणना हमको करनी है कि ये जो संकुल आयन आया है इस पर प्लस माइनस n कितना है। ये चाहे संकुल आयन धनायन भी हो सकता है, ऋणायन भी हो सकता है, लेकिन इस पर आवेश कितना है, तो इस n को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। दैट मीन्स जो हमारा समन्वय मंडल है या संकुल आयन जो है, संकुल आयन पर टोटल कितना आवेश है, उसको निकालने के लिए इसमें हमारे पास क्या होगा, धातु होगा और लिगेंड जुड़े होंगे। ये लिगेंड अलग अलग भी हो सकते हैं, वो हम रूल नंबर 4 और 5 के आधार पर अरेंज कर देंगे। यहां पर आपके पास धातु की ऑक्सीकरण अवस्था होगी, नाम में ऑक्सीकरण अवस्था रोमन अंकों में दी हुई रहती है, और लिगेंड होंगे, लिगेंडों पर कुल कितना आवेश है, इन दोनों के द्वारा हम इस n का मान निर्धारित कर लेते हैं। तो यही रूल नंबर 8 कहता है कि कोई भी आपका संकुल आयन है, चाहे वो धनायन है या ऋणायन है, उस पर आवेश की गणना हम कैसे करेंगे, तो इस n को कैसे निकालेंगे। n इक्वल टू धातु परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था क्या है, मैंने कहा था जो आपको नाम में लिखी हुई रहेगी, नाम में वो लिख करके देगा कि धातु परमाणु इसमें इस ऑक्सीकरण अवस्था में है, प्लस लिगेंडों पर कुल आवेश कितना है। लिगेंडों पर जितना आवेश आएगा उन दोनों से हम इस n का मान डिसाइड कर लेंगे, और ये n का मान जैसे डिसाइड हो जाएगा तो आपको भी पता है कि कोई भी संकुल यौगिक है वो है उदासीन होगा, तो उदासीन करने के लिए उसके पास जितने धनायन है और जितने ऋणायन है उनको हम एक ऐसी संख्या से गुणा कर देते हैं जिससे धनायन का मान
मतलब धनावेश का मान ऋणावेश के मान के बराबर हो जाता है और वह संकुल हमारा पूर्ण रूप से उदासीन हो जाता है। तो लास्ट नियम यह कहता है कि धनायन और ऋणायन अर्थात धनावेश और ऋणावेश जितना है उसको ऐसे स्थिरांक से गुणा कीजिए जिससे कि संपूर्ण अणु पर आवेश का मान क्या हो जाए, शून्य हो जाए। तो इस तरीके से 9 नियमों का उपयोग करते हुए हम आसानी से किसी भी संकुल यौगिक या उपसंयोजक यौगिक का नाम के आधार पर सूत्र लिख सकते हैं। पहले आपको नाम में 2 भागों में बांटना है, धनायन और ऋणायन। पहले आपको धनायन का नाम लिखना है, फिर ऋणायन का नाम लिखना है। धनायन, अब हम बात करते हैं धनायन या ऋणायन कोई भी हो, सरल आयन का नाम साधारण आयन की तरह लिखा जाएगा, जबकि संकुल आयन का नाम लिखने के लिए पहले आपको धातु परमाणु का प्रतीक लिखना है, उसके बाद लिगेंडों को उनको दाता परमाणु के आधार पर व्यवस्थित करना है, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित करना है और व्यवस्थित करते हुए आपको वर्गाकार कोष्ठक में उसको बंद करना है और ऑक्सीकरण अवस्था का यहाँ पर वर्णन नहीं करना है और आवेश की गणना करनी है आपको इस समन्वय मंडल पर या संकुल आयन पर। आवेश की गणना करने के लिए धातु परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था प्लस लिगेंडों पर कुल आवेश कितना है, उस आधार पर आप इसे इनका मान निकाल लेंगे। उसके बाद जितना भी इस संकुल यौगिक में धनावेश और ऋणावेश है उसको हम टोटल न्यूट्रल करने के लिए किसी स्थिरांक से गुणा कर देंगे। यदि पहले से बराबर है दैट मीन्स ये हुआ कि मान लीजिए यहाँ n का मान 1 आ रहा है, प्लस 1 आ रहा है और यहाँ पर Cl माइनस जुड़ा हुआ है, तो ये पहले से बराबर है, तो यहाँ स्थिरांक के गुणा करने की आवश्यकता नहीं है। जब धनावेश और ऋणावेश का मान अलग अलग आए तो उस समय यहाँ पर ऐसे स्थिरांक से गुणा करने की आवश्यकता होती है जिससे कि इस संकुल यौगिक पर जो आवेश का मान है वो शून्य हो जाए। आइए कुछ उदाहरणों की सहायता से इन सभी 9 नियमों को एक साथ देखने का प्रयास करते हैं। मैंने आपके यहाँ 3 एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। पहला एग्जाम्पल ये रहा, दूसरा एग्जाम्पल ये है और तीसरा एग्जाम्पल ये है। यहाँ पर आपको इनके नाम लिखने हैं, तो नाम लिखने के लिए देखिए हम क्या करेंगे, टेट्रा एमीन एक्वा क्लोराइडो कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। अब पहले हमको पहले रूल पे जाना है कि ये जो नाम है इसको 2 भागों में विभाजित करना है, एक भाग धनायन होगा, दूसरा भाग ऋणायन होगा। तो देखिए ये वाला भाग आपका धनायन को दिखाएगा, तो ये वाला भाग आपका ऋणायन को दिखाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर संकुल आयन के रूप में धनायन है और साधारण आयन के रूप में ऋणायन है। यदि हम यहाँ बात करें तो यहाँ पर भी यही स्थिति है कि संकुल आपके पास धनायन है और ऋणायन के रूप में कौन है, साधारण आयन है। अब यहाँ पर आपको आयन लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया हुआ, इसका मतलब केवल यहाँ पर आपको संकुल आयन का ही नाम लिखना है। यहाँ पर इसको धनायन और ऋणायन में विभक्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि आप सूत्र के आधार पर जब नाम लिख रहे थे तो वहां पर आपने एक नियम ये पढ़ा था कि जिस में धनायन या ऋणायन नहीं होता वहां पर लास्ट में हम आयन का उपयोग कर लेते हैं, आयन वर्ड वहां पर जोड़ देते हैं। अब देखिए यहाँ पर यदि हम बात करें तो पहले हम इसका नाम लिखेंगे, उसके बाद हम इसका नाम लिखेंगे। नाम लिखने के लिए देखिए एमीन को आपको पता है कि हम क्या लिखेंगे, NH3 वो कितने हैं, 4 है। एक्वा का मतलब OH2 लिखेंगे ना कि H2O। क्लोराइडो का मतलब Cl और ये हो गया कोबाल्ट और इसकी ऑक्सीकरण अवस्था है थर्ड और क्लोराइड। अब देखिए हम कैसे लिखेंगे, मैंने कहा था आपको पहले जब भी नाम देगा तो नाम में पहले लिगेंडों के नाम होंगे, फिर धातु आयन का नाम होगा, तो धातु आयन बाद में होगा, इसलिए आपको वर्गाकार कोष्ठक में लिखना है इसको, क्योंकि हमारे पास संकुल कौन है, धनायन है और संकुल आयन का नाम हमेशा वर्गाकार कोष्ठक में लिखा जाता है। वर्गाकार कोष्ठक में लिखेंगे, जो भी धातु होगा पहले उसका नाम लिखेंगे। ये लिखा आपने कोबाल्ट। अब आपके पास ये 3 तरीके के लिगेंड यहाँ पर जुड़े हुए हैं, Cl, OH2 और NH3। अभी मैंने आपको बताया था, आप Cl का C पहले आता है, इसमें दाता परमाणु ऑक्सीजन है, इसमें दाता परमाणु नाइट्रोजन है, तो Cl का C पहले आएगा अंग्रेजी वर्णमाला में, फिर N आएगा और फिर O आएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे CO, ये रहा Cl, फिर हम लिखेंगे यहाँ पर NH3 का होल 4 और हम लिखेंगे यहाँ पर OH2। इसको भी हम बंद करना चाहें तो यहां से बंद कर देंगे, COCl NH3 का होल 4 OH2 और ये हो गया 1। ये संकुल धनायन का नाम यहां तक हो चुका है, जिसमें ये कोबाल्ट थर्ड ऑक्सीकरण अवस्था में है। आगे हम बात करेंगे क्लोराइड की। अब हम बात करेंगे यहां पर आवेश की। तो देखिए ये थर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट में,
इस संकुल आयन पर आवेश कितना है, उसका मैंने फॉर्मूला बताया था, धातु परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था प्लस लिगेंड पर कुल आवेश। तो धातु परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था देखिए, यहां से हम मान लीजिए प्लस माइनस में n ज्ञात कर रहा हूं, n इक्वल टू धातु परमाणु हमारा कोबाल्ट है, इसकी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है, +3 है, प्लस लिगेंडों पर कुल आवेश। तो देखिए लिगेंडों पर कुल आवेश से प्लस एक है कौन, क्लोरीन, तो यहां पर हम करेंगे -1। NH3 जो होते हैं वो न्यूट्रल लिगेंड है, ठीक है, एमीन। OH2 भी न्यूट्रल लिगेंड है, तो इनका हम जोड़ेंगे नहीं, तो +0 तो ये n इक्वल टू कितना आ गया, +3 - 1, n इक्वल टू आ जाएगा +2। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर मैं क्या लिखूंगा, इसे हटाऊंगा और मैं यहां पर लिखूंगा +2, ठीक है। अब देखिए धनावेश की मात्रा +2 है और ऋणावेश की मात्रा -1 है क्योंकि क्लोराइड है, ये बाहर जाएगा। और हमें जो लास्ट का नियम था, मैंने आपसे कहा था जब संकुल यौगिक में आपको पूर्ण रूप से उसको उदासीन बनाना है, उदासीन बनाने के लिए आपको धनावेश और ऋणावेश को बराबर करना है, और बराबर करने के लिए आपको यहां दिख रहा है कि इस संकुल आयन पर आवेश आया है +2 और ये जो सरल आयन हमारा ऋणायन के रूप में था उस पर आवेश कितना है, -1। इसका मतलब यहां बराबर नहीं है। अब हम ऐसी संख्या से गुणा करें कि ये बराबर हो जाए, तो बराबर करने के लिए इसका गुणा किससे कर देंगे हम, जैसे इसको बराबर करना है तो यहां पर इसका गुणा किससे कर दें, 2 से कर दें, और इसका गुणा 2 से कर दें, तो ये कितने हो जाएंगे, -2, तो ये कौन सा हो जाएगा, +2। इसका गुणा 2 से करेंगे तो Cl कितने हो जाएंगे, 2। तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा COCl NH3 का होल 4 OH2, और यहां से हम क्या कर देंगे, इसको जैसे ही ये गायब हो गया तो यहां से हम इसको हटा देंगे और ये आ जाएगा Cl2। ये आपका है संकुल धनायन और ये है सामान्य साधारण सरल हम बोल सकते हैं ऋणायन, और फॉर्मूला आपका ये बन, ठीक है जवाब, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट एग्जांपल के बारे में, जिसका नाम हमको दिया हुआ है डाईएमीन डाई एक्वा डाई क्लोराइडो कोबाल्ट +1 सल्फेट। तो यहां पर ये बात ध्यान देने की है कि ये जो कोबाल्ट लिखा हुआ है +1 का मतलब यह है कि यहां पर आपका जो ये आयन है वो आयन संकुल धनायन है और सामान्य ऋणायन यहां पर दिया हुआ है। संकुल धनायन का जैसे कि हम नाम लिखते हैं तो वो नाम कैसे लिखेंगे, वर्गाकार कोष्टक के अंतर्गत लिखेंगे। पहले हम ये देखेंगे इसमें धातु परमाणु कौन सा है, तो धातु परमाणु यहां पर दिया हुआ है कोबाल्ट। डाईएमीन तो 2 NH3 जुड़े हुए हैं, डाई एक्वा 2 H2O जुड़े हुए हैं, और डाई क्लोराइडो 2 Cl जुड़े हुए हैं। तो अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर यदि हम Cl NH3 और H2O जिसे हम लिखेंगे OH2 को अरेंज करें तो C पहले आएगा, N और O ये सीरियल होगा, प्रायोरिटी ऑर्डर ये होगा, तो 2 Cl जुड़ने की वजह से हम यहाँ लिखेंगे Cl2, ये हो गया डाईक्लोराइडो। उसके बाद NH3 आएगा तो वो होगा हमारा डाईएमीन, तो वो हम लिखेंगे NH3 का होल ट्वाइस, ठीक है। और डाई एक्वा को हम लिखेंगे OH2 का होल ट्वाइस। ये बात हो गई, यहां तक बात हो गई हमारी संकुल धनायन की। अब हम बात करते हैं सामान्य ऋणायन की, तो वो लिखा हुआ है हमारे पास सल्फेट। अब यहां पर आप देखिए ये लिखा हुआ है +1, तो ये संकुल आयन के ऊपर आवेश है, ना कि धातु की ऑक्सीकरण अवस्था, क्योंकि धातु की ऑक्सीकरण अवस्था के लिए हमेशा यूपीएससी ने यह कहा है कि उसे रोमन अंकों में लिखा जाता है, जबकि यहां पर लिखा हुआ +1 यह दिखाता है कि यह संकुल आयन पर आवेश है, ना कि धातु की ऑक्सीकरण अवस्था। इसलिए संकुल आयन हमारा है यहाँ संकुल धनायन, तो यहाँ पर आवेश है हमारा +1। ये क्यों लिखा है उसका रीजन यहाँ से आपको दिखाई दे रहा होगा। अब हम यहाँ से ये देखेंगे कि क्या इस संकुल यौगिक में धनावेश और ऋणावेश की मात्रा बराबर है, तो उसको देखने के लिए हम यहाँ से कोबाल्ट के ऊपर जो ऑक्सीकरण अवस्था तो है नहीं यहाँ पर, इसके ऊपर जो आवेश दिया हुआ है, और सल्फेट के ऊपर है ऋणावेश, तो -2 आएगा। यहाँ -2 है और यहाँ पर +1 है। हमें धनावेश और ऋणावेश की मात्रा बराबर करनी है। बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पर धनावेश +1 है, ऋणावेश -2 है, तो किसी तरीके से यदि ये धनावेश +2 हो जाए तो हम यहाँ पर वज्र गुणा करेंगे, और वज्र गुणा जब हम करते हैं तो आवेश को बराबर करने के लिए हम यहाँ पर वज्र गुणा से मतलब इसका आवेश इधर और इसका आवेश इधर, तो ये हो जाएगा, यहाँ पर हम लगा देंगे होल ट्वाइस। तो इस स्थिति में इन दोनों का जो टोटल कुल आवेश इस
संकुल यौगिक के ऊपर निकल करके आएगा वो क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो फॉर्मूला हमारा बन जाएगा COCl2NH3 का होल ट्वाइस H2O का होल ट्वाइस SO4। अब हम बात करते हैं नीचे वाले एग्जाम्पल में। तो देखिए यदि हम नीचे वाले एग्जाम्पल में बात करें तो यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहां पर केवल आपको आयन दिया हुआ है, दैट मीन्स यहां पर आपको केवल संकुल आयन दिया हुआ है, सामान्य आयन यहां पर नहीं दिया हुआ। तो हम जब नामकरण इस नाम का फॉर्मूला बनाएंगे तो हम डायरेक्टली किस में लिखेंगे, उसको केवल ब्रैकेट के अंतर्गत लिखेंगे, टेट्रासाइनाइडो, इसका मतलब 4 CN जुड़े हुए हैं, निकलेट का मतलब है निकल, और 4 CN जुड़ने का मतलब है CN का होल 4, ये जुड़ा हुआ है। सेकंड आयन का मतलब है इसके ऊपर प्लस माइनस कोई भी चार्ज होगा। रेन का मान जब हम निकालते हैं तो मैंने बताया था धातु परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था प्लस लिगेंडों पर उपस्थित आवेश। तो धातु परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था यहाँ क्या दिया है, +2, लिगेंडों पर उपस्थित आवेश कितना है, +4, एक लिगेंड पर होता है -1। तो ये n = आ जाएगा +2 -4, तो ये कितना आ जाएगा -2। तो यहाँ n का मान हम कितना निकाल देंगे, -2। तो इसका नाम हो जाएगा हमारा, इस नाम के आधार पर फॉर्मूला हो जाएगा NiCN का होल 4 -2। ठीक है, यहां से हम निकाल सकते हैं। यहां हमने इसलिए नहीं किया था क्योंकि यहां से हम क्या फाइंड आउट कर रहे थे, आवेश निकाल रहे थे, और आवेश पहले से ही आपको इस संकुल आयन के ऊपर दिया हुआ है +1, रोमन अंक में नहीं लिखा हुआ, अंक के रूप में लिखा हुआ है, इसलिए ये संकुल आयन पर आवेश है, ना कि धातु की ऑक्सीकरण अवस्था। जैसे हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, पेंटाएमीन क्लोराइडो कोबाल्ट 3rd क्लोराइड। ठीक है, अब यहां आपको दिखाई दे रहा होगा ये वाला पार्ट संकुल आयन के रूप में है और ये धन आयन होगा, बताया था पहले धन आयन लिखा जाता है, बाद में ये सामान्य आयन के रूप में आपको ऋण आयन दिया हुआ है। अब आपको यहाँ पर कोबाल्ट, तो संकुल धन आयन दिया हुआ है तो यहाँ ब्रैकेट में लिखेंगे, कोबाल्ट दिया है तो कोबाल्ट, पेंटाएमीन और क्लोराइड, तो इसका मतलब NH3 है और Cl है आपके पास। तो प्रायोरिटी ऑर्डर में कौन आएगा, Cl पहले आएगा, NH3 बाद में। तो पहले लिखेंगे हम Cl और फिर लिखेंगे हम NH3, और NH3 कितने जुड़े हुए हैं, 5। ठीक है, और उसके बाद यहां तक हो गया, कोबाल्ट 3rd ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ऑक्सीकरण अवस्था में, और यहां हम जोड़ देंगे क्लोराइड। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि इसके ऊपर कितना आवेश निकल करके आएगा, ±n का मान यदि हम ज्ञात करें तो देखिए n = धातु की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी दे रखी है, +3, प्लस लिगेंड देखेंगे आप, एक Cl जुड़ा हुआ है, 1 × -1, ये न्यूट्रल होता है, तो यहां से n का मान हो गया +3 -1, तो n का मान कितना निकल के आया, +2। इसका मतलब इसके ऊपर कितना आवेश है, +2 आवेश है, और जबकि Cl के ऊपर कितना आवेश है, -1 आवेश है। अतः इस पूरे संकुल में आवेश बराबर करने के लिए हमें क्या है, धनावेश और ऋणावेश को बराबर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस Cl को -1 से कहां ले जाना पड़ेगा, -2 पर, और -2 पर ले जाएंगे तो सीधा सा तरीका क्या है, इसका 2 से गुणा कर देंगे तो फॉर्मूला हमारा बन जाएगा COCl NH3 का होल 5 Cl2। इस तरीके से हम डिफरेंट एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हैं। मैंने आपको क्राइटेरिया बताया, सामान्य नाम दिया हुआ हो तो आपको कैसे लिखना है। फिर मैंने यहाँ पर थोड़ा सा चेंज किया, यहाँ पर मैंने धातु की ऑक्सीकरण अवस्था ना लिख करके संकुल आयन पर उपस्थित आवेश को लिखा, तो फॉर्मूला आप कैसे बनाएंगे। फिर मैंने यहाँ पर केवल एक ही पार्ट लिखा है, संकुल आयन ही लिखा है, यहाँ पर सामान्य आयन नहीं लिखा, तो फॉर्मूला आप कैसे बनाएंगे। फिर मैंने यहाँ पर आपको एक जनरल संकुल यौगिक दिया है, सामान्य दिया है, उसको आपको किस तरीके से कंसीडर करना है। तो इस तरीके से हम उपसंयोजक यौगिकों का नाम के आधार पर सूत्र लिख सकते हैं। थैंक यू।